हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों प्रत्यास्थता से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। जैसे कि प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, प्रतिबल के प्रकार और विकृति के प्रकार पर हम लोगों ने अपना समय दिया था बच्चों और उसे समझने का प्रयास किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी अध्याय को, उसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि विकृति का परिवर्तन जो होता है वो प्रतिबल के साथ किस प्रकार होता है। जब हम लोग किसी वस्तु पर या फिर किसी तार पर प्रतिबल आरोपित करते हैं तो विकृति किस किस प्रकार उत्पन्न होती है, आज हम लोग इस टॉपिक्स पर बात करेंगे। और ये प्रयोग से एक नियम जिसको हुक का नियम कहते हैं वो निकल कर हमारा सामने आएगा, है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रयोग हुक ने ही किया था। हुक एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने, है ना, विकृति और प्रतिबल के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था बच्चों। तो चलिए बिना समय हम लोग व्यर्थ करते हुए हम लोग आज इसे जानने का प्रयास करते हैं कि विकृति तथा प्रतिबल, है ना, के बीच संबंध क्या होता है और दोनों के बीच में परिवर्तन क्या होता है बच्चों, है ना। तो चलिए हुक देखिए, इसको हम लोग हुक का प्रयोग भी कहते हैं। देखिए हुक का प्रयोग आज हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। इसी से हम लोगों को पता चलेगा कि देखिए किसी की विकृति का, है ना, विकृति का प्रतिबल, है ना, विकृति का प्रतिबल के साथ, विकृति का, है ना, प्रतिबल के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है। आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों कि विकृति क्या है, प्रतिबल क्या होता है। ये चीज़ इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं बच्चों तो उसे देखें और उसे समझने का प्रयास करें, तब ये बात यहाँ पर आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों तक ये बात या इस प्रयोग को हम स्पष्ट करना चाहते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक तार है ना, एक तार है बच्चों। ये एक तार है, इस पे मैंने क्या किया कि इसमें एक लोड इसमें आरोपित कर दिया, है ना। आप लोग जानते होंगे किसी वस्तु को जब उसका द्रव्यमान को मापा जाता है तो एक बटखरा का यूज़ किया जाता है ना, कुछ वेट लिफ्टिंग का यूज़ किया जाता है बच्चों। तो वही वेट, है ना, बटखरा यहाँ पर रखते जाएंगे जिसके वजह से तार में तनाव बल बढ़ता जाएगा और तार में विकृति उत्पन्न होगी। तो जो यहाँ पर बटखरा रखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर छोटा छोटा बटखरा जो रखा जाएगा, वो बटखरा क्या काम करेगा, ये जो है ना तार में प्रतिबल, है ना, ये तार में प्रतिबल आरोपित करेगा और तार की लंबाई में जो वृद्धि होगी जिसको हम लोग कहते हैं विकृति, ये उत्पन्न करेगी और विकृति का फिर हम लोग माप करेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मानते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग इस बात को समझिएगा कि देखिए जब किसी तार, देखिए जब किसी तार में, है ना, तार में जब किसी तार में, है ना, आरोपित, जब किसी तार में आरोपित प्रतिबल, जब किसी तार में आरोपित प्रतिबल के कारण, आरोपित प्रतिबल के कारण विकृति उत्पन्न होती है, विकृति उत्पन्न होती है, तो इस प्रयोग को, है ना, तो इस प्रयोग को हुक का प्रयोग कहा जाता है। हुक का प्रयोग कहा जाता है, हुक का प्रयोग कहा जाता है ना। प्रतिबल आरोपित करने पर विकृति उत्पन्न जो होती है तो इस प्रयोग को हम लोग हुक का प्रयोग हम लोग कहते हैं बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए माना किसी तार, देखिए माना किसी तार के एक छोर पर या एक सिरा पर भार आरोपित किया जा रहा है। भार आरोपित अर्थात भार आरोपित मतलब क्या हुआ बच्चों कि उसमें प्रतिबल लगाया जा रहा है ना। माना किसी तार के एक सिरा पर आरोपित प्रतिबल, है ना, भार आरोपित किया जा रहा है, भार आरोपित किया जा रहा है, जिससे, है ना, जिससे तार में, है ना, जिससे तार में विकृति उत्पन्न हो रही है, जिससे तार में विकृति उत्पन्न हो रही है। अर्थात तार की लंबाई में, तार की
लंबाई में वृद्धि हो रही है, तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है ना। जब देखिए आरोपित भार को, जब आरोपित भार अर्थात प्रतिबल को, जब आरोपित भार अर्थात प्रतिबल को, है ना, प्रतिबल को हटाया जाता है ना, प्रतिबल को हटाया जाता है, प्रतिबल को हटाया जाता है, तो तार अपनी वास्तविक स्थिति, तो तार अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त कर लेती है, पुनः प्राप्त कर लेती है, पुनः प्राप्त कर लेती है। बच्चों समझ में आ गया हमने क्या लिखा? माना किसी तार के एक सिरे पर भार आरोपित किया जाता है जिससे तार में विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है। जब आरोपित भार अर्थात प्रतिबल को हटाया जाता है तो तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो स्थिति हम लोग देखें, इस स्थिति को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ये मेरा प्रतिबल है बच्चों, इधर प्रतिबल है और इधर मेरा क्या है, विकृति है ना। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 0 है अर्थात मूल बिंदु है ना। देखिए जैसे जैसे हम लोग उस तार में प्रतिबल बढ़ाते हैं तो विकृति भी देखिए उसी के अनुसार बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, अर्थात हम लोगों को यहाँ तक सरल रेखा प्राप्त होती है ना। जैसे जैसे हम लोग प्रतिबल बढ़ाते जा रहे हैं विकृति भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। तो यदि प्रतिबल के साथ विकृति का परिवर्तन एक समान रूप से हो, है ना, तो ग्राफ हमको कैसा मिलता है, एक सरल रेखा मिलेगा। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे सरल रेखा, तो ये एक ऐसा बिंदु है ना, ये एक ऐसा बिंदु है कि यहाँ तक यदि प्रतिबल को बढ़ाया जाए, है ना, तो तार में विकृति जो उत्पन्न होती है, पुनः प्रतिबल को हटा लेने के बाद तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। वो ए स्थिति को व्यक्त करता है, अर्थात इस ग्राफ का ए बिंदु यह प्रदर्शित करता है कि ए बिंदु तक तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है जब उसे प्रतिबल को हटा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर पुनः प्राप्त कर लेती है इस स्थिति को। यहाँ पे मैंने जो बात लिखा है कि जब आरोपित भार अर्थात प्रतिबल को हटाया जाता है तो, है ना, तो भार अपने, तो तार, सॉरी यहाँ पर होगा तार, तो तार अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त कर लेती है ना। तो ग्राफ में यहाँ पे लिखेंगे कि ग्राफ में यह स्थिति ए बिंदु द्वारा है ना, ए बिंदु द्वारा दिखाया गया है, ए बिंदु द्वारा दिखाया गया है। बात समझ में आया? तो ए बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए ए बिंदु से ज़्यादा, ए बिंदु तक जितना प्रतिबल आरोपित किया गया है, यदि इससे ज़्यादा प्रतिबल यदि आरोपित करेंगे तो तार जो है अस्थायी विकृति प्राप्त कर लेती है, जो तार की लंबाई में जो और अधिक वृद्धि होगा, है ना, अर्थात पुनः उस स्थिति से प्रतिबल को हटाया जाए तो तार अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात ए बिंदु जो है वो तार के लिए प्रत्यास्थ बिंदु, यह प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। देखिए ए बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ए बिंदु को प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है, उस तार का प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। तो देखिए अब इस सीमा को हम लोग कैसे कहेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहा जाता है, तो उसको हम लोग स्पष्ट करते हैं बच्चों और डिफाइन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं, देखिए किसी वस्तु का या किसी तार का, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा, देखिए उस बिंदु को कहा जाता है, देखिए प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा उस बिंदु को, ग्राफ की उस बिंदु को कहा जाता है, ग्राफ की उस बिंदु को, है ना, ग्राफ की उस बिंदु को कहा जाता है, कहा जाता है जहाँ तक, है ना, जहाँ तक प्रतिबल को हटा लेने पर,
जहाँ तक प्रतिबल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी, है ना, पदार्थ अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है। इस बिंदु को प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। इस बिंदु को प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। तो ये बात स्पष्ट हो गया बच्चों आप लोगों को, है ना। यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग तार में भार बढ़ाते हैं, भार में वृद्धि करते हैं, तो आप जानते हैं कि तार की लंबाई में वृद्धि होगी, है ना। उस भार के कारण तार की लंबाई धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो यहाँ इस ग्राफ में भी देखिए स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर देखिए कि प्रतिबल यहाँ पर यदि बढ़ा रहे हैं तो विकृति भी उसी के अनुसार बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए प्रतिबल को बढ़ाएं तो विकृति यहाँ तक उत्पन्न हुई, यहाँ पर भी देखिए प्रतिबल को बढ़ाएं तो यहाँ पर भी विकृति उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है कि जब प्रतिबल यदि बढ़ते जा रहा है तो तार की लंबाई अर्थात विकृति भी बढ़ते जा रही है। तो ए बिंदु तक ही ऐसी घटना होती है। ए बिंदु से ज़्यादा यदि आप लोग प्रतिबल आरोपित करते हैं तो विकृति पुनः वापस नहीं हो सकती है ना। तो ए बिंदु को उस तार का हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। बच्चों बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पुनः तार में आरोपित भार, पुनः तार में आरोपित भार अर्थात प्रतिबल में वृद्धि करते हैं, है ना। प्रतिबल में वृद्धि करते हैं जिससे, है ना, जिससे तार की विकृति में, है ना, जिससे तार की विकृति में वृद्धि होती है ना, जिससे तार की विकृति में वृद्धि होती है। लेकिन प्रतिबल को हटा लेने पर तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, है ना। ग्राफ में इस स्थिति को बी बिंदु द्वारा, है ना, बी बिंदु द्वारा दिखाया गया है, है ना, बी बिंदु द्वारा दिखाया गया है। तो ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें थोड़ा सा देखिए परिवर्तन करते हैं तो ये थोड़ा सा मुड़ गया, बैंड हो गया बच्चों, है ना, क्योंकि यहीं तक प्रतिबल और विकृति एक दूसरे पर निर्भर करती थी, है ना। जितना प्रतिबल आरोपित किए उतना विकृति। लेकिन यहाँ पर ये जो बिंदु आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबल, है ना, प्रतिबल और विकृति एक साथ परिवर्तन नहीं हो रही है, एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा, अर्थात कम प्रतिबल पर ज्यादा विकृति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए ग्राफ देख रहे थोड़ा सा वक्र हो गया, है ना, एक क्या हो गया, घूम गया, वक्र हो गया। वक्र मतलब समझते हैं ना, है ना, वक्र हो गया ये ग्राफ। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं अस्थाई विकृति वाला बिंदु। यहाँ पर तार अपनी अस्थाई विकृति प्राप्त किया, प्रतिबल को हटा लेने के बाद तार अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका, है ना। इसको हम लोग अस्थाई विकृति वाला बिंदु हम लोग कहते हैं। तो बी बिंदु देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि बी बिंदु में, है ना, बी बिंदु में तार अस्थाई विकृति प्राप्त कर लिया, अस्थाई विकृति प्राप्त कर लिया। इसलिए इस बिंदु को क्या कहा जाता है, इसलिए इस बिंदु को अस्थाई विकृति वाला बिंदु कहा जाता है। अस्थाई विकृति वाला बिंदु कहा जाता है। ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ पर पुनः हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों। अब देखिए पुनः अब एक स्टेप और हम लोग बढ़ रहे हैं, तार में और प्रतिबल आरोपित करेंगे। पुनः तार में आरोपित भार
अर्थात प्रतिबल, आरोपित भार अर्थात प्रतिबल में वृद्धि करते हैं तो तार की विकृति प्रतिबल से कहीं ज़्यादा उत्पन्न होती है ना। तो तार में विकृति प्रतिबल से कहीं ज़्यादा होती है, विकृति इस प्रकार उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि विकृति इस प्रकार उत्पन्न हो रही है, विकृति इस प्रकार उत्पन्न हो रही है कि जैसे, है ना, जैसे मानो कोई श्यान द्रव, श्यान द्रव समझते हैं, बहुत गाढ़ा द्रव मतलब जैसे आप अलकतरा को कभी देखें, है ना। अलकतरा को जब आप मतलब उसको जब अलग करते हैं तो आप लोगों को कैसा प्रतीत होता है, थोड़ा सा बल भी लगता है और एक रेशा नुमा जो है उत्पन्न होकर के वो टूटता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर तार में भी उसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भार में जब वृद्धि किए तो जब वो अस्थायी विकृति प्राप्त कर ली तार, तो उसके बाद जब हम लोग प्रतिबल में और वृद्धि करते हैं तो तार में जो विकृति उत्पन्न होती है वो इस प्रकार उत्पन्न होती है कि मानो कि कोई श्यान द्रव जो है खींच रहा हो, उसको हम लोग तान रहे हो। बात समझ में आ गया। आप लोग देखे होंगे बच्चों, है ना, कि जैसे कि कोई प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जब आप लोग खींचेंगे तो किस प्रकार वो टूटता है या फटता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है। सेम टू सेम उसी तरह परिस्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि विकृति इस प्रकार हो, है ना, विकृति इस प्रकार हो रही है जैसे मानो कि कोई श्यान द्रव प्रवाहित हो रहा हो, कोई श्यान द्रव प्रवाहित हो रहा हो, है ना। अलकतरा जब पिघला हुआ रूप में होता है तो वो श्यान होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, धीरे धीरे प्रवाहित होता है ना। जब अलकतरा जब देखिएगा बहेगा तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे प्रवाहित होता है बच्चों, बहुत धीरे धीरे। उसी प्रकार तार भी यहाँ उसमें विकृति उत्पन्न होती है। बात समझें। तो इस स्थिति को तार में देखिए, इस स्थिति को, है ना, इस स्थिति को ग्राफ में, है ना, ग्राफ में सी बिंदु द्वारा दिखाया गया है, सी बिंदु द्वारा दिखाया गया। तो सी बिंदु हम लोग देखते हैं ग्राफ में कहाँ है। इसको थोड़ा सा और बेंड कर देंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ गया, ये मेरा सी बिंदु है। तो इस बिंदु को पराभव बिंदु कहा जाता है, येल्ड पॉइंट इसको कहा जाता है ना। इस बिंदु को पराभव बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को, है ना, इस बिंदु को पराभव बिंदु, है ना, पराभव बिंदु कहा जाता है, येल्ड पॉइंट का। पराभव बिंदु मतलब इस बिंदु के बाद तार टूट जाएगी, इसीलिए इसको पराभव बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, पुनः तार में, है ना, पुनः तार में प्रतिबल, है ना, पुनः तार में प्रतिबल बढ़ाते हैं, पुनः तार में प्रतिबल बढ़ाते हैं तो तार, है ना, तो तार टूट जाता है, तो तार टूट जाता है। इस बिंदु को, है ना, इस बिंदु को ग्राफ में, है ना, इस बिंदु को ग्राफ में, है ना, डी बिंदु द्वारा दिखाया गया है, ग्राफ में डी बिंदु द्वारा दिखाया गया है, डी बिंदु द्वारा दिखाया गया है। इस बिंदु को भंजन बिंदु कहा जाता है, इस बिंदु को भंजन बिंदु, भंजन ब्रेकिंग पॉइंट, है ना, भंजन बिंदु कहा जाता है, भंजन बिंदु कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया बच्चों। तो इस बिंदु को भी मैं यहाँ ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें वृद्धि करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा में भी ये ग्राफ टूट जाता है ना। तो आप लोग इस ग्राफ का निरीक्षण कर लिए होंगे बच्चों। तो ग्राफ हमको क्या बतला रहा है, इस ग्राफ का स्टडी सिर्फ करिएगा तो तार में आरोपित प्रतिबल और विकृति के बीच में किस प्रकार परिवर्तन होता है वो बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मूल बिंदु पर क्या था, प्रतिबल भी 0 था और विकृति भी 0 था। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रतिबल बढ़ाया, विकृति भी बढ़ती गई, प्रतिबल के साथ विकृति। तो ए बिंदु तक प्रतिबल में वृद्धि के साथ विकृति में जो वृद्धि हो रही है वो एक रूपता रखता था, समान रूप में हो रहा था। अर्थात इस बिंदु तक
यदि प्रतिबल को हटा लेते हैं तो तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है ना। इसीलिए ए बिंदु को प्रत्यास्थता की सीमा कहा जाता है। ए ओ से लेकर के ए ओ से लेकर के ए के बीच में आप प्रतिबल को कहीं से भी हटाते हैं तो तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन ए बिंदु के बाद यदि प्रतिबल में हम लोग वृद्धि करते हैं तो विकृति जो होती है प्रतिबल से ज्यादा होती है ना। इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा वक्र रूप में आ जाता है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए से लेकर के बी बिंदु के बीच यदि हम लोग प्रतिबल को हटाते हैं, है ना, तो विकृति पुनः वापस नहीं हो पाती है, अर्थात तार अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती है। तार जो है वो क्या हो जाता है, मतलब क्या होती है, अस्थायी रूप से विकृत हो जाता है ना। वो अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त नहीं करता, अस्थायी रूप से विकृत हो जाता है, अर्थात तार की लंबाई में अस्थायी रूप से वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग क्या कहा जाता है बच्चों, अस्थायी विकृति वाला बिंदु कहा जाता है। अब तार में प्रतिबल के मान में जब और वृद्धि किया जाता है तो प्रतिबल के साथ विकृति में वृद्धि कुछ ज्यादा होती है, और भी ज्यादा हो जाती। आप लोग देख रहे हैं कि ग्राफ झुकता जा रहा, अर्थात प्रतिबल में थोड़ा सा वृद्धि यहाँ पर किया जा रहा है। इस अक्ष से में ऊंचाई यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन इधर वाला क्षेत्र ज्यादा है, अर्थात विकृति वाला भाग यहाँ पर ज्यादा है। ऊपर जा रहे हैं तो प्रतिबल में वृद्धि हो रही है और इधर बढ़ रहे हैं तो विकृति में वृद्धि। तो बी से लेकर के सी के बीच में आप लोग देखिए कि प्रतिबल का मान अर्थात ऊपर बहुत कम गए हैं, लेकिन क्षैतिज दिशा में हम लोग ज्यादा दूरी तय किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कम प्रतिबल में वृद्धि किए हैं तो विकृति में ज्यादा उत्पन्न हुई है, अर्थात ये बी से लेकर के सी के बीच में विकृति इस प्रकार उत्पन्न हो रही है कि मानो कि कोई श्यान द्रव जो है प्रवाहित हो रहा है, कोई गाढ़ा द्रव जो है यहाँ पर बह रहा है ना। इस सी बिंदु को हम लोग पराभव की बिंदु कहा जाता है, येल्ड पॉइंट कहा जाता है इसको, है ना, क्योंकि इसके बाद तार टूट जाती है। अब सी बिंदु के बाद प्रतिबल में जब हम लोग वृद्धि करते हैं तो तार पुनः टूट जाती है, अर्थात डी बिंदु को प्राप्त होती है। तो डी बिंदु को हम लोग भंजन बिंदु कहते हैं बच्चों। तो ये पूरा आप लोगों को हुक का प्रयोग मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया, आप लोग इसे समझे होंगे बच्चों, है ना। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसे बार बार देखकर समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और हुक का नियम देखेंगे कि अब हुक का नियम हम लोगों को क्या कहता है ना। तो आप लोग इसको समझ में आ गया होगा कि ओ से लेकर के ए बिंदु के बीच में प्रतिबल कहीं भी हटाया जाए तो विकृति जो उत्पन्न हुई है तार में वह पुनः वापस हो सकती है। तो चलिए अब हुक का नियम हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हुक का नियम किसको कहते हैं, हुक का नियम क्या होता है ना। हुक का नियम क्या होता है, देखिए प्रत्यास्थ सीमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है, देखिए प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल, है ना, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है ना, विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थ सीमा के, है ना, के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती होगा विकृति का। समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक हम लोग देते हैं बच्चों, इज इक्वल टू के, हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं, इक्वल टू विकृति हो गया। तो के बराबर, जहाँ के क्या है यहाँ पहले लिख देना चाहता हूँ के के बारे में, जहाँ के एक नियतांक है ना, जहाँ के एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, है ना, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बात समझें, इसको हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम लोग कहते हैं बच्चों। अर्थात के बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबल बटा विकृति होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। के क्या है, है ना, के क्या है बच्चों, आप लोग समझिए प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना। के का मात्रक क्या हो जाएगा फिर, देखिए के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक क्या होगा, प्रतिबल का मात्रक आप लोग जानते हैं बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पास्कल भी हम लोग कह सकते हैं। यदि दाब के रूप में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मात्रक दाब होगा, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आप लोग यहाँ पर बात समझिए कि प्रतिबल, आप लोग देखें पिछले वाले वीडियो में कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रतिबल के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को
अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबल तथा विकृति के आधार पर, प्रतिबल तथा विकृति के आधार पर, प्रतिबल तथा विकृति के आधार पर, है ना, आधार पर प्रत्यास्थता, है ना, प्रत्यास्थता गुणांक को, प्रत्यास्थता गुणांक को कई भागों में बांटा जाता है। कई तरह के होते हैं या कई भागों में बांटा जाता है, कई भागों में बांटा जाता है, कई भागों में बांटा जाता है बच्चों, है ना। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि लंबाई में, तार की लंबाई में यदि हम लोगों को वृद्धि करना है तो वहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, जिसको यंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी भी हम लोग कहते हैं बच्चों। यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी भी हम लोग कहते हैं बच्चों उसको, यंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। तो अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप याद रखिएगा कि तार की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो यंग प्रत्यास्थता, आप लोगों को मैंने प्रतिबल जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि तार की लंबाई में वृद्धि करने के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल आरोपित किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, है ना, प्रत्यास्थ सीमा, अंडर द इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है बच्चों, है ना। लंबाई, अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तार है, इस प्रकार एक तार यहाँ पर है ना। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, कितना क्षेत्रफल है, तो a है। तो इसकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल F आरोपित किया गया है। इसकी लंबाई L है ना। और इस तार की जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो कितना है, वो डेल्टा L है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए आप लोग, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल समानुपाती अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल समानुपाती अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो यदि इसको हम लोग समानुपाती को तोड़ते हैं बच्चों तो एक नियतांक देते हैं, है ना, क्या देते हैं, y, है ना। इसको यंग, यंग जो होता है पहला लेटर इसमें y आता है, इसलिए यहाँ पर y देते हैं। तो ये क्या हो गया, अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होगा, नहीं। तो y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाता है, आप जानते हैं F बाई ए, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, डेल्टा L बाई ए। तो इसको अरेंज करके यदि लिखा जाए तो F बाई ए और L ऊपर चला गया और नीचे डेल्टा L आ गया। तो ये इक्वेशन हमको यंग प्रत्यास्थता गुणांक का प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो है ना प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी कहा जाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी कहा जाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, बल्क मॉडुलस आयतन है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि अभिलंब प्रतिबल उसमें लगाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि अभिलंब, है ना, अभिलंब प्रतिबल, आप लोगों को मैंने बताया था कि अभिलंब प्रतिबल को आयतन प्रतिबल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल, है ना, देखिए अभिलंब प्रतिबल आयतन विकृति के समानुपाती होता है, आयतन विकृति के समानुपाती होता है, आयतन विकृति के समानुपाती होता है ना। तो इसका मतलब है कि अभिलंब प्रतिबल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिलंब प्रतिबल समानुपाती हो गया आयतन विकृति का, है ना, आयतन विकृति का। तो यदि इसको समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक देता है जिसको हम लोग k से इंडिकेट यहाँ पर करते हैं, है ना। इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, k से। तो k बराबर इधर हो गया आयतन विकृति, है ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया अभिलंब प्रतिबल,
ये हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल बटे हो जाएगा आयतन विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल आप लोग जान रहे हैं और आयतन विकृति भी जान रहे हैं, तो ये हो जाएगा F/A और नीचे आयतन विकृति को हम लोग लिखते हैं डेल्टा V/B। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा गुना V/डेल्टा V। तो ये मेरा निकल गया है ना, क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हम लोग इसको कहते हैं बच्चों। उसका तीसरा नंबर का जो प्रत्यास्था गुणांक होता है ना, उसको हम लोग अपरूपण, है ना, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक भी हम लोग कहते हैं। अपरूपण, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक भी इसको कहा जाता है। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक भी अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक या फिर दृढ़ता, दृढ़ता रिजिडिटी, इसको इंग्लिश में यदि कहा जाए तो इसको कहेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी दृढ़ता, है ना, रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों, तो इसका परिभाषा दिया इस प्रकार दिया जाता है। अपरूपण के लिए आप लोग जानते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल आरोपित किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है। अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है, अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है बच्चों, है ना। तो ये बात है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग प्रतिबल और विकृति को यदि समझ गए होंगे तो ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, है ना। देखिए स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल समानुपाती हो गया अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो इसका नियतांक तोड़िए, है ना, समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक देंगे, है ना। स्पर्श रेखीय प्रतिबल नियतांक में दिया जाता है ईटा, एन की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है ना। अपरूपण और यहाँ पर हो जाएगा विकृति, अपरूपण विकृति। तो ईटा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, है ना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और नीचे में हो गया आपका अपरूपण विकृति, है ना, अपरूपण विकृति। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, F/A से इंडिकेट करते हैं। अपरूपण प्रतिबल को F/A से और अपरूपण विकृति को थीटा से इंडिकेट किया जाता है। तो ये मेरा हो गया अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। तो ये तीन प्रकार का हम लोग आप लोगों को प्रत्यास्था गुणांक से मैंने आज रूबरू करा दिया, और साथ में हुक का नियम, हुक का प्रयोग भी आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से आज समझा दिया बच्चों। तो कल हम लोग एक नया चीज़ देखेंगे बच्चों कि पॉइसन्स रेशियो क्या होता है। उसके बाद हम लोग और भी नया टॉपिक्स है कि जब हम लोग किसी तार में प्रतिबल आरोपित करते हैं तो उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है तो आरोपित प्रतिबल के कारण उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है बच्चों। तो इस टॉपिक्स में हम लोग कल विचार करेंगे बच्चों, है ना। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को जो मैंने आज बनाया उसे आज अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, है ना। इसे बारंबार देख करके प्रत्यास्था गुणांक को समझें। ठीक है बच्चों, आप लोगों के साथ कल उपस्थित रहूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, खेलते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें बच्चों। और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। आज आप लोगों ने जो वीडियो मेरा देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स। कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद।